नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जैसे जैसे G20 की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। चाहे वो जम्मू डिवीजन हो या फिर कश्मीर हो, दोनों संभागों के लोग इस बैठक को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये बैठक जम्मू की या जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा आने वाले समय में तय करेगी। इस बैठक में क्या क्या फैसले, क्या महत्वपूर्ण फैसले होंगे, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर दी हैं। रोज कुछ न कुछ अपडेट इससे संबंधित निकलकर सामने आती है और हम भी कोशिश करते हैं कि न्यूज रूम लाइव में G20 को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हर दिन मैं आपके सामने G20 को लेकर कुछ न कुछ अपडेट लेकर आता हूं। फिलहाल आज आपको बता दें, ये बैठक जो है ये पर्यटन कार्य समूह की बैठक होने वाली है, जो 22 से 24 मई के बीच होगी और इस बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बातचीत होगी। विदेशों से जो पर्यटक जम्मू कश्मीर में आते हैं या भारत में आते हैं, उसको लेकर ये बैठक हो सकती है। कैसे कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके साथ साथ जिस तरह से हम लगातार आपको बताते हैं कि इस बैठक का उद्देश्य कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस जम्मू कश्मीर को शांतिपूर्वक एक राज्य बताना भी एक बहुत बड़ा यहां पर ये बात हो सकती है। कहीं ना कहीं यहां पर अमन और चैन भी जो है वो धारा 370 हटने के बाद देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए और पूरी सरकार के लिए। फिलहाल कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताता हूं। एक एडवाइजरी पर्यटन को लेकर जो है वो 1990 में जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हुई है और उस एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो आने वाले पर्यटन हैं उन्हें उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा। और अब ये यहां पर आंकलन किया जा रहा है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बैठक में उस एडवाइजरी को हटाया जा सकता है जो पर्यटकों को लेकर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन के जो पर्यटन सचिव सैयद आबिद रशीद ने बताया है कि कश्मीर घाटी में शांति है और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां यूरोपीय देश ट्रैवल एडवाइजरी को हटाने पर चर्चा कर रहे हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण नजर इस बैठक पर रहेगी कि आखिर क्या जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसको हटाने पर चर्चा हो सकती है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मोहसिन डार जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर ये ट्रैवल एडवाइजरी क्या है और आखिर इसको हटाने पर जो विचार विमर्श किया जा रहा है, इससे कश्मीर के लोगों को या फिर कश्मीर में जो व्यापारी वहां पर हैं या जम्मू में व्यापारी हैं उनको कितना फायदा हो सकता है। मोहसिन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शीतल जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मोहसिन जी, G20 की बैठक 22 से 24 मई को होने वाली है और यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी जोर है। इसके साथ साथ जो मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि जो ट्रैवल एडवाइजरी है उस पर हटाने को लेकर एक विचार विमर्श इस बैठक में हो सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये ट्रैवल एडवाइजरी है क्या और कितना इससे फायदा हो सकता है कश्मीर के लोगों को। जी शीतल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो G20 की बैठक होने जा रही है, इस बैठक को एक मौका समझा जा रहा है। इससे उम्मीद की जा रही है कि जो नेगेटिव ट्रैवल हिस्ट्री है कश्मीर के प्रति, इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हटाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये वो नेगेटिव ट्रैवल हिस्ट्री है जिसको साल 1990 में यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कश्मीर के प्रति लागू किया गया था। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी तरफ से जो है इस नेगेटिव ट्रैवल हिस्ट्री को कश्मीर के प्रति जो है लागू किया गया था साल 1990 में। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी है, इटली है, पोलैंड है, स्पेन है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्वीडन है और भी बहुत सारी लगभग 27 कंट्रीज हैं जिनकी तरफ से साल 1990 से ही जो है एक नेगेटिव ट्रैवल हिस्ट्री को इशू किया गया है फॉर द इंटरनेशनल टूरिस्ट जो भी हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपके हालात बताऊं कश्मीर के कि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा हमारा टूरिस्ट इन्हीं कंट्री से आता है। इस वक्त कश्मीर में ऑस्ट्रेलिया से है, आपके बेल्जियम से है, आपके फ्रांस से जो है, फिनलैंड से है, जर्मनी से है और यहाँ कश्मीर पे आके जो है वो मैसेज दे रहे हैं टू अदर टूरिस्ट कि कश्मीर जो है इज कम्प्लीटली सेफ फॉर द टूरिस्ट। ठीक है साहब, क्या ये सही मंच और सही समय है इस ट्रैवल हिस्ट्री को हटाने के लिए? ये जो यहाँ पर ये एडवाइजरी शीतल जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन कंट्रीज के द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं और इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, जिन कंट्रीज के द्वारा जो है नेगेटिव ट्रैवल हिस्ट्री को साल 1990 में इशू किया गया था, उन्हीं कंट्रीज के टूरिस्ट और ट्रैवलर्स आज के टाइम में कह रहे हैं, वो खुद आके यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, वो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि कश्मीर इज अ सेफ। यू माइट हैव सीन, आप देखते हैं आए रोज हमारे सोशल मीडियाज में, हमारे टीवी चैनल्स में वही स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर इज कम्प्लीटली सेफ और कश्मीर है भी सेफ। शीतल जी, हमारे लिए कश्मीर जो है इस वक्त एक गर्व है
कि हमारे पास हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा रीजन है जिसमें आपका टूरिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आना पसंद करता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जितनी भी हैं, लगभग 27 के करीब इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, उनको चाहिए कि इस नेगेटिव ट्रेवल हिस्ट्री को जल्द से जल्द जो है उनकी तरफ से हटा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज साल 1990 के जो हालात हैं वो आज हालात नहीं, हालात बदल चुके हैं। टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, वक्त और जो है हालात बदल चुका है। और इस वक्त जो है इन तमाम कंट्री से टूरिस्ट कश्मीर में आना पसंद करता है और आ भी रहा है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि G20 जो है एक बेहतरीन मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, और इससे ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो नेगेटिव ट्रेवल हिस्ट्री है इसको हटाया जा सकता है बाय द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है मोहसिन डार जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पिछले 2 या 3 साल में पर्यटकों की जो संख्या है वो जम्मू कश्मीर में उसकी काफी बढ़ोतरी हुई है। वो देखा जा रहा है कि अब शांति यहां पर बहाल हुई है, अब यहां पर अमन है और बाहर के लोग यहां पर आना पसंद कर रहे हैं। इसी को लेकर अब ये जो एडवाइजरी 1990 में लागू की हुई है उसको हटाने को लेकर यहां पर विचार विमर्श जो है इन कंट्रीज द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट जो है यहां पर आते हैं। फिलहाल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि G20 बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल सबकी निगाहें इस बैठक पर है। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ बस इतना ही। अब मेरे सहयोगी आत्या आपके सामने आएंगी और आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखा जाता है जितने भी मोबाइल फ़ोन की बात करें वो चोरी हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं, तो उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन्हें ढूंढना, और कहीं ऐसे मोबाइल फ़ोन जो है आज तक रिकवर नहीं किए गए हैं। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो लिया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें जो मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम है वो लॉन्च किया जाएगा, और आज की बात करें आज से ही उसको लॉन्च किया जा रहा है। अगर हम बात करें पूरे कंट्री में इस ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। पहले की बात करें, कुछ ऐसी स्टेट्स की बात करें, वहाँ पर जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया था, वहाँ पर जो ट्रायल बेस चेक किया गया था, उसके बाद जो ये सक्सेसफुल हुआ उसके बाद अब पूरे इंडिया में इसे लॉन्च किया जाएगा। खासकर अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड यूज़र की, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है काफ़ी बड़ी बात है, जहाँ पर जितने भी आईफोन होते हैं उनमें ऑलरेडी काफ़ी सिक्योरिटी होती है, एक नंबर भी होता है उसमें, जिसकी वजह से उस फ़ोन को ट्रैक करना काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन जितने भी एंड्रॉयड यूज़र हैं उनके अक्सर फ़ोन गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, उसके बाद वो फ़ोन नहीं मिलते हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है ढूंढना। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फ़ोन कभी मिले ही नहीं, और कुछ ऐसे सिस्टम भी सामने आए हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि जब फ़ोन गुम हो जाते हैं तो उसका जो चोर है वो गलत इस्तेमाल करते हैं, आपका सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं। और कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ पर पुलिस जो है आप पे कार्रवाई कर रही है, यानी कि आपके फोन से कुछ गलत मैसेज आते हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है और उन्हें लगता है कि आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपके नाम पे वो रजिस्टर होता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाली है और आज ही उसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उस इक्विपमेंट का नाम जो है, सिस्टम का नाम जो है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है वो रखा गया है, CEIR जो है ये सिस्टम का नाम होगा। इसके थ्रू अब आप जो चोरी का फ़ोन है या फिर बात करें आपका फ़ोन गुम हो जाता है उसे आप ट्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से ट्रेस करना है इसके बारे में जो है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें सिस्टम की, CEIR सिस्टम की, तो इससे जो है C. कंपनी की बात की जाए, वो डेवलपर जो है इसे डेवलप कर रही है। जहां पर पहले भी पायलट प्रोजेक्ट की बात की जाए, जहां पर मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां पर इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका और कहीं ऐसी साउथ कंट्रीज थी, माफ़ कीजिएगा स्टेट्स थी जहां पर इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद अब पूरे इंडिया में इसे लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर टेलीकॉम कंपनीज का ये दावा है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन अगर चोरी हो जाते हैं तो अब आपको जो है ईजिली आप उसे ट्रेस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो वेबसाइट दी गई है उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो किस तरीके से काम करती है। जहाँ पर बात करें जिस तरीके से अगर फ़ोन का IMEI नंबर हर किसी का अलग अलग होता है और 15 डिजिट का ये नंबर होता है, हर एक मोबाइल फ़ोन का अलग नंबर होता है। जैसे कि आधार कार्ड का हर एक का अलग अलग नंबर होता है, उसी तरीके से IMEI की बात करें तो फ़ोन में एक नंबर होता है, वो सबका अलग अलग होता है, 15 डिजिट का ये नंबर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो मैन्युफैक्चर कंपनी ऑलरेडी जो है 15 डिजिट का नंबर रखती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को IMEI का नंबर जो है वो चले जाता है, जहां पर वो अपनी वेबसाइट पे जो है अपडेट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर जितने भी वैलिड फ़ोन है
उनका जो IMEI नंबर होगा वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट की वहाँ पर जो है अपडेट होगा। उसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से जो नेटवर्क सिम नेटवर्क्स हैं, यानी कि एयरटेल या जियो या फिर जितने भी अलग अलग नेटवर्क्स की बात की जाए, उनकी तरफ से भी जो IMEI नंबर होगा वो अपडेटेड होगा, यानी कि जितने भी वैलिड नंबर होंगे उसकी पूरी जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होगी। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मोबाइल नेटवर्क के पास भी IMEI का नंबर होगा। अगर इसके बाद भी मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो जो IMEI नंबर होता है वो आप इस वेबसाइट पे जाके डाल सकते हैं और वहाँ पर अपना फ़ोन ट्रेस कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ पर है और कितना इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कंपनीज है वो भी वहाँ से डेटा निकालेंगी कि आखिर इस फ़ोन से क्या क्या चीज़ें जो हो रही हैं। देखा जाता है कि आजकल चीज़ें काफ़ी डिजिटली होती है, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट से ही काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो जितने भी मोबाइल नेटवर्क होगा उनका यही काम होगा कि आखिर इस सिम कार्ड पे जो है कितना क्या कुछ इस्तेमाल जो है किया गया है, क्या कुछ सर्च है वो किया गया, उसकी जानकारी जो है वो होगी। उसके अलावा अगर हम इस नंबर को वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रेस करते हैं, आप उस फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं या सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन इन केस मिल जाता है तो उस टाइम पे आप इसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं अपने IMEI नंबर को। अब अगर आपका फ़ोन मिल जाता है तो उस बीच जो है आप जो अनब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि उसे फिर से इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। जहाँ पर अगर हम बात करें जो मोबाइल फ़ोन अक्सर देखे जाते हैं, क्लोन्स बनाए जाते हैं, वो भी अब नहीं होगा। जहाँ पर सिम कार्ड के क्लोन्स बनाए जाते हैं या फिर कुछ चोर जो है IMEI का जो नंबर है वो भी चेंज कर सकते हैं, प्रिंट चेंज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास पहले ही मैंने कहा, जब आप कोई फ़ोन खरीदोगे उसकी पूरी जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे होगी। जहाँ पर अगर कोई भी नया IMEI नंबर आता है, अगर आप वहाँ पे डालेंगे तो इनवैलिड होगा, यानी कि वैलिड नंबर्स ही उस वेबसाइट पे होंगे। जहाँ पर मैंने आपको कहा कि एप्पल के फ़ोन में ऑलरेडी काफ़ी सिक्योरिटी होती है। एंड्रॉयड जो भी यूज़र्स है काफ़ी उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है कि अब वो ईजिली अपने फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं। जो ये अगर मैं बात करूँ जो वेबसाइट है वो जो है CEIR.go.in पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं वेबसाइट का लिंक, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर IMEI नंबर डाल सकते हैं और वहाँ से आप जो है इजीली फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं। जहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं दिनों से आए दिनों की बात करें, कुछ सालों से जब से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी चोरी के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। कहीं फ़ोन गुम भी हो जाता है तो इस बीच कोई उठा लेता है, गलत इस्तेमाल जो है वो करता है। अब जो है ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। जहाँ पर देखा ये भी गया है कि कर्नाटका में जो इस वेबसाइट की बात करें, सिस्टम की बात करें, वहाँ से जो है 2500 ऐसे फ़ोन को रिकवर किया गया इस वेबसाइट की मदद से। और इसी सिलसिले में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब पूरे कंट्री में इसे लॉन्च करने जा रही है, जहाँ पर पहले भी वेबसाइट को काफ़ी सक्सेसफुल देखा गया है। तो ये था आज का अपडेट, जहाँ पर मैंने आपको बताया किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ CEIR जो सिस्टम अपडेट किया है किस तरीके से काम करता है और आज से लॉन्च किया जाएगा। एक बहुत बड़ा स्टेप है, गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जहाँ पर अब फ़ोन को ट्रेस करना ईजिली हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर IPL की बात करें। IPL के हवाले से आपको अपडेट जो है वो किया जाता है रोजाना, आज भी उसी हवाले से आपको अपडेट किया जाएगा और इस सिलसिले में साहिल किरनी जो है वो अपडेट करेंगे। IPL अपने बड़े ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और हर किसी को पसंद है इस वक्त IPL में कौन प्लेऑफ्स में पहुंचेगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चल रहा है। IPL इस बारी पहली बार 16 सीज़न में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक टीम्स अपनी 62 मैच खेल चुकी है इस IPL में और अभी तक सिर्फ एक टीम जो है वो अब गुजरात वो पहले स्थान पे पहुंची है और प्लेऑफ्स खेलने की दौड़ में वो नंबर 1 है। और अब लगता नहीं है ऐसा कि अब गुजरात टाइटंस जो है वो इससे नीचे आ सकेगी, दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे, तो इम्पॉसिबल सा है, वो पहले पे ही रहेंगी। और उनके साथ जो बाकी टीम्स हैं, सिर्फ 2 टीम्स ऐसी हैं जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, इस प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। वो है एक हैदराबाद और दूसरी है दिल्ली। पर इन दोनों की टीम्स के हाथ में होगा फैसला बाकी 7 बची हुई टीम्स का, यानी कि 7 टीम्स बची हुई हैं जिन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है। अभी गुजरात कर बैठी है, ये 8 और 2 बची दिल्ली और हैदराबाद। ये 2 टीम्स के हाथों में ही फैसला रहेगा, क्योंकि आज मैच खेला जाएगा पंजाब और दिल्ली के बीच में। पंजाब इस वक्त 12 अंक पे है और ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। नई पिच है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पे बैटिंग फेवर करेगी या बॉलिंग फेवर करेगी, पर जो भी है ये पंजाब के लिए जीतना बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली ये मैच जीत जाती है तो पंजाब का
प्लेऑफ्स में खेलने का जो चांस है शायद वो जा सकता है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे हैदराबाद की, और हैदराबाद का भी मैच जो है वो रहेगा मुंबई के साथ। मुंबई है 14 अंक पे, अगर वो जीतती है तो 16 अंक, अगर हैदराबाद जीतती है तो वो 14 अंक पे रह जाएगी। फिर उसके साथ उसको निर्भर करेगा जो बाकी टीम्स बची हुई हैं वो भी 14-14 पर रहें, और उसमें यह है कि सीएसके और एलएससी जो है वो मैच जीते, वो दूसरे और तीसरे पे वो 15-15 अंक पे हैं। तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करने वाली हैं आने वाले मैचेस में। और अगर सीएसके अपना मैच हार देती है, लखनऊ अपना मैच हार देती है, वो 15 अंक पे रहेंगी, और वहाँ से पंजाब अपने दोनों मैच जीत जाती है, मुंबई अपने एक बचा हुआ मैच वो जीत जाती है, और साथ ही साथ अगर आरसीबी जो है अपने दोनों मैच जीत जाती है तो वो 16-16 अंक पे वो पहुंच जाएंगी। तो अगर ये 16-16 पहुंच जाएंगी, 15 वाली बाहर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट फेज चल रहा है आईपीएल का, ये तो राइवलरी वीक क्या, ये तो नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये जो समय अब चल रहा है आईपीएल का। और ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना हर मैच, क्योंकि किस तरीके से मैच आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह कल का मैच भी हमने देखा, मुंबई किस तरह से हारी और लखनऊ जीती, जिसकी वजह से लखनऊ जो 15 अंक पे पहुंची, और मोहसिन खान का जो आखिरी ओवर था 11 रन जो डिफेंड किया गया था उनकी तरफ से, तो काफ़ी बेहतर रहा था। ये आईपीएल अपने लास्ट पड़ाव पर है, और ये हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा दिखा के जाता है, और कुछ छोटे खिलाड़ियों को बड़े सपने देकर जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर तनदीप आप तक पहुंचाएंगी। जो मॉस्किटो कॉइल्स होती हैं वो कितनी सेहत के लिए ख़राब होती हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उनके बारे में वो बताएंगी। साहिल, तो जिस तरह से साहिल ने भी बताया कि मॉस्किटो कॉइल्स का हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है उससे जुड़ी तमाम जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि सिगरेट तो हर कोई पीता है, और सब जानते हैं कि बार बार ये भी कहा जाता है कि सिगरेट जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। और इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि मॉस्किटो ऑयल भी 5 सिगरेट के बराबर जितनी हानिकारक होती है उतनी है। और इससे जुड़ी साफ तौर पर यह कहा गया है कि मच्छरों से ये बचने के लिए हर कोई जो है मॉस्किटो ऑयल का उपयोग करता है। अब आजकल के समय की बात की जाए तो जिस तरह से समय बदल रहा है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि अगर हम लिक्विड्स की बात करें, और भी बहुत सारी ट्यूब्स हैं जिससे आपको मच्छर से जो है वो कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता है। और वहीं पर लेकिन उसी के बीच में जो रिसर्च हुई है, रिसर्च में ये सामने आता है कि मॉस्किटो ऑयल हो, कोई भी लिक्विड हो या फिर कुछ और हो, उन सबसे बेहतरीन जो माना गया है वो है मच्छरदानी। जी हाँ, ताकि जिससे आप इनसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो मॉस्किटो ऑयल्स हैं इनसे भी बच सकते हैं। पहले जो मॉस्किटो ऑयल थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। अब उसके बाद धीरे धीरे बदलाव होता गया, और बदलाव में हमें ये देखने को मिला कि जो मॉस्किटो ऑयल्स है वो भी बदलती गई। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि फूलों की खुशबू की तरह मॉस्किटो ऑयल्स जो है वो आने लगे, कि इसकी जो स्मेल है वो फूलों की खुशबू की तरह फ्रेगनेंस जो है वो दे, और ये इस तरह से चीज़ें बदलती हुई नजर आई। इसी के बीच में स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर बंद कमरे में कॉइल जलाने से इंडोर प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे समय के साथ साथ ये काफी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, और सीओपीडी की बीमारी जो है वो हो सकती है। इसी के साथ अस्थमा जैसी सांस की समस्या से भी आपको जूझना पड़ सकता है। तो ये बीमारियां जो है आपको हो सकती हैं। और इसी तरह की बीमारियां जो है सिगरेट के रिलेटेड भी कहा जाता है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको बीमारियां होंगी, आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, अस्थमा होगा, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती है। और उसी की तरह इन कॉइल से भी आपको बीमारियां होंगी। अगर आपको कॉइल जो है वो जलानी है तो आपको कमरे को बंद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कमरे को खुला रखें और उसके बाद इसका उपयोग करें, तो जिससे कहीं ना कहीं आप जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक कम जरूर होगी। वहीं पर इन कॉइल को जलाने से निकलने वाले धुएं से कई हानिकारक तत्व होते हैं जो आपके शरीर में पहुंचकर आपको गंभीर रोग लगा सकते हैं, और जिसके कारण मच्छरों को भगाने के लिए अगर आप मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अब सावधान होने की काफी ज्यादा जरूरत भी है। तो ये आज की एक टिप जो है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप भी सावधान हो जाएं। अगर आपको इस्तेमाल करना ही है तो अपने रूम्स को ओपन रख के करिए, नहीं तो इनका इस्तेमाल ना ही करिए। इससे बेहतरीन ये है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये तमाम जानकारी थी। तो चलिए इसी के साथ अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली तमाम जानकारी जो है वो आपको मेरे से होगी, पलवी जम्वाल देंगी कि क्या कुछ खास जो है वो चल रहा है।
चलिए बात करते हैं सरकारी स्कूलों की। आपको ये बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री टेक्स्ट बुक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो की जाती है। इसको लेकर एकेडमिक कैलेंडर भी तैयार किया गया है और उस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो किताबें हैं वो 5 अप्रैल से लेकर मई के स्टार्टिंग तक जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ताकि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके माँ बाप उन्हें वो महंगी महंगी किताबें नहीं लेकर दे सकते, जिसकी वजह से सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी कि फ्री टेक्स्ट बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन अब अगर तस्वीर की बात करें तो तस्वीरें कुछ और ही सामने आ रही हैं ग्राउंड से। आपको ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर रीजन से जो स्कूल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां के बच्चों का ये कहना है कि अब मई महीना भी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन आज तक उन्हें जो फ्री टेक्स्ट बुक है वो नहीं दी गई है। और ये टेक्स्ट बुक ना देने के चलते उनकी पढ़ाई भी काफी हद तक प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो साइकिल्स टेस्ट हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो किताबें हैं वो आज तक नहीं दी गई। और इस बीच आपको ये बताएं कि पूरी जानकारी जो थी वो ये आ रही थी कि टीचर्स का ये कहना था कि वो अब बुक बैंक का इस्तेमाल कर कर बच्चों को जो पढ़ा रही हैं। अब बुक बैंक का कॉन्सेप्ट क्यों शुरू किया गया था और क्या कुछ इनिशिएटिव था, उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। बुक बैंक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसके हिसाब से जो पुरानी बुक्स हैं, यानी कि जो बच्चे नई क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, उनकी किताबों को आगे उस क्लास में आने वाले बच्चों को दी जाएंगी। यानी कि इस तरीके से जो सर्कुलेशन है वो किताबों की जाती थी और ये बुक बैंक इस टर्म को यूज किया जाता था, जिसमें कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि वो फ्री टेक्स्ट बुक सारे बच्चों को देते हैं, तो इस बीच जो बच्चे नई नई क्लासेस में प्रमोट हो रहे हैं उनकी बुक्स को सर्कुलेट किया जाता था, जिस बीच 25% ऐसी किताबें थी जो कि बच जाती थी, जो कि नहीं रहती थी। उस बीच बाकी जो किताबें थी वो नई किताबें सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट खरीदकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। लेकिन इस सेशन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस सेशन में अभी तक जितने भी जो सरकारी स्कूल्स हैं, खासकर कश्मीर रीजन के, चाहे वो बारामूला है, बडगाम है, हर जगह से इसी तरीके की खबर सामने आ रही है कि अभी तक बच्चों को जो फ्री टेक्स्ट बुक हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई काफी हद तक प्रभावित हो रही है। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि अब क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं एकेडमिक की नए सेशन की शुरुआत होकर, यानी कि जो शैक्षणिक सत्र है उसकी नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बच्चों को जब किताबें नहीं मिली हैं, यानी कि अगर हम 7th ग्रेड स्टूडेंट की बात करते हैं तो सिर्फ 25% तक ही जो किताबें हैं वो उन्हें मिली है। अगर उन्हें 8 सब्जेक्ट्स हैं तो 8 में से सिर्फ 3 ऐसी बुक्स हैं जो कि उन्हें दी जाएंगी, और अभी तक बाकी जो किताबें हैं वो उन्हें नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफी हद तक जो परेशानियां हैं वो देखनी पड़ रही है। लेकिन वहीं पर जब इसके बारे में बात की गई डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल प्रिंसिपल से, तो उनका ये कहना था कि इस पूरे टॉपिक पर जल्द ही एक कमेटी बिठाई जाएगी और ये भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार कहां पर ये जो लूप होल है ये देखने को मिल रहा है। तो आज के न्यूज रूम लाइव में जिस तरीके से हमने आपको अलग अलग खबरों से रूबरू करवाया, खासकर बात करते हैं अगर हम लोग सरकारी स्कूलों से लेकर, और साथ ही साथ हेल्थ के रिगार्डिंग भी बहुत सी चीजें ऐसे सामने आई जिसके बारे में जानकारी होना जरूरी थी। लेकिन आज के न्यूज रूम लाइव में सिर्फ इतना ही। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।